अब हम बात करते हैं हेनरी लॉ की, कि हेनरी लॉ क्या होता है। बड़ा ये भी फेमस है, मोस्टली के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इसकी डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, क्योंकि लोग को लगता है ये कंफ्यूजिंग है, हालांकि ये नहीं है। दो तीन लॉ हैं जो आपस में ना इंटर रिलेट कर रहे होते हैं, जैसे हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन का लॉ, ये तीनों बड़े आपस में इनका लिंक बन जाता है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि सोलबिलिटी solubility of a gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of that gas above liquid surface यानी एक सिंपल सी अगर आपको मिसाल दूं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं कोको कोला या पेप्सी वगैरह, तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल की होती है। सेकंड क्वेश्चन नोट करें आप लोग, कि जब आप शेक करते हैं बोतल को, तो वाई CO2 कम्स आउट, CO2 कम्स आउट, बाहर क्यों आती है? और पहले CO2, और थर्ड क्वेश्चन ये है कि वाई या हाउ CO2 इज डिजॉल्व्ड इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो ये उसमें किस तरह से ये आती है, डिजोल्व कैसे होती है? ये आपने तीन क्वेश्चन हो गए कल के लिए। अंडर प्रेशर बेटा, आप ये एक बात कह के जान नहीं छुड़वानी है आपने, वो इसको पूरे अच्छे से डिटेल में पूछना है। अंडर प्रेशर तो हर चीज ही फिर आप डिजोल्व कर लें। हेनरी लॉ ये होता है, ठीक है। सोलबिलिटी ऑफ अ गैस की हम बात कर रहे हैं। आप लोग ना एक तो एफर्ट नहीं करते, मैंने क्वेश्चन के देखे आंसर्स आप लोगों के, तो उसमें ना मुझे कोई अच्छे आंसर नहीं लगे। एक दो लोगों ने एक आध आंसर ठीक दिए, एक दो जो मेन क्वेश्चन थे उनके आंसर किसी ने भी नहीं ठीक दिए। एफर्ट नहीं करते, पता नहीं क्या मसला है। आप थोड़ी सी एफर्ट किया करें और आपको अच्छा मटेरियल मिल सकता है। और देखा करें कि क्या ये जो मैं भेज रहा हूँ या लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, कि ये अथेंटिक भी है या नहीं है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, आगे चलकर आपको बड़ा काम आएगा। आप ऐसे मटेरियल उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। मैंने देखे हैं बहुत से आंसर, बस जी ये लिख दिया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्यों नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें बस एक दो लाइन में आंसर दिया हुआ है और कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को ही रिपीट करके आंसर दिया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप लोग समझदार हैं, एक लॉजिक होती है हर चीज की, प्रॉपर रीजन होती है। तो सब चीजों को नोट किया करें। मैंने आपको जो भी कहा, मैं बात बताता हूँ, पीछे एक लॉजिक होता है, रीजन होती है। देखिए, सोलबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अबव लिक्विड सरफेस, जो कि वो लिक्विड सरफेस के ऊपर लगा रहा है। मतलब कहने का क्या है कि P of a gas, partial pressure of a gas is directly proportional to gas mole fraction of gas in liquid। तो मोल फ्रैक्शन जो गैस की होगी लिक्विड में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि ये आपका ये नीचे लिक्विड था, इसमें आप गैस डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा गैस उसके अंदर डिसॉल्व होगी, उतनी ही ज्यादा गैस उसके अंदर डिसॉल्व होगी। ये पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती। क्यों? कंसंट्रेशन और प्रेशर का मैंने ऑलरेडी आपको एक लिंक बताया हुआ है, PV इज इक्वल टू NRT एंड P इज इक्वल टू N/V RT। एंड
P इज इक्वल टू CRT। यहां से आप नोट कर सकते हैं कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो प्रेशर के डायरेक्टली है जी कंसंट्रेशन। तो इट मींस के जितना ज्यादा प्रेशर लगाते जाएंगे उतनी ही गैस की जो कंसंट्रेशन होगी वो लिक्विड में डिसॉल्व होती जाएगी। तो कंसंट्रेशन टर्म एक्चुअल में आपको ये भी पढ़ाया कि जो मोल फ्रैक्शन होती है इटसेल्फ अ कंसंट्रेशन टर्म। तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर आपने हटाना है तो P के एच इज इक्वल टू एक्स ऑफ अ गैस इन लिक्विड ये मोल फ्रैक्शन है। ये के एच जो होता है ये हेनरीज कांस्टेंट होता है बेसिकली। तो हेनरी कांस्टेंट जो है ये डिपेंड कर रहा होता है ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा ये डिपेंड करता है आपका गैस की नेचर के ऊपर कि कौन सी गैस ले ली है। ऐसे नहीं है कि प्रेशर जस्ट लगाएं तो ये हो जाएगा, कतन भी नहीं ऐसा है। अंडर प्रेशर या हाई प्रेशर कुछ भी नहीं है, आप दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, सॉल्वेंट कौन सा है, गैस की नेचर कौन सी है। ठीक है। अब हम बात करें अगर इसके ग्राफ की, तो ग्राफिकली हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर है वो, और इसके जो मोल फ्रैक्शन है काई, गैस इन लिक्विड, ये जो है मोल फ्रैक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया जी। कि जितना ज्यादा आपका पार्शियल प्रेशर है या गैस की मोल फ्रैक्शन है उतना ज्यादा आपका प्रेशर होगा, या जितना ज्यादा प्रेशर है तो उतनी मोल फ्रैक्शन उसकी बढ़ती जाएगी। अब जो यहाँ से एक बात नोट करने वाली है कि प्रेशर इज इक्वल टू ये गैस का प्रेशर है, ये गैस के मोल फ्रैक्शन है, गैस इन लिक्विड। यहाँ पे जो के एच है, यहाँ आप इक्वेशन से उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैस इन लिक्विड। यानी मोल फ्रैक्शन के एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। गैस इन लिक्विड के एच जो है ये मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर गैस के मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो के एच ज्यादा, के एच कम। ठीक हो गया। एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दे तो के एच जो होता है ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है, ये याद रख लें। और एक बात कि के एच जो होता है ये इंक्रीज होता है, तो जो गैस इन लिक्विड जो है ये इसकी मोल फ्रैक्शन वो डिक्रीज होगी। अब आपको पता है कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन इसकी मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, तो जो सोलबिलिटी होगी गैस की वो भी तो डिक्रीज करेगी ना, क्योंकि डेफिनेटली अमाउंट कम हो रही है। तो अमाउंट कम है तो लेस सोलबल होगी। अब यहाँ से एक बात आपको पता चल जाती, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझा देता हूँ कि एच की वैल्यू हम यहाँ पे आपको बताता हूँ डिफरेंट गैसेस के लिए 140, 75 एंड 35। ये जो होती हीलियम के लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए है, और ये ऑक्सीजन के लिए है। अब यहाँ पे वाटर की बात करें, ये गैसेस हैं। वाटर की बात करें तो यहाँ पे ये जो है हीलियम जो है इनसॉल्युबल है, और हाइड्रोजन जो है ये सॉल्युबल है, और O2 जो है ये हाईली सॉल्युबल है। इट मींस कि जो KH है इसका सॉल्युबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक हो गया जी। तो यहां से ये बात हमें प्रूव हो गई। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, तो याद रखें टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि गैस जो होती है वो आप कह लें कोलिजन उसका बढ़ता है और वो बाहर निकलना चाहती है, हाई प्रेशर से बाहर आती है लिक्विड से। तो KH बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, KH बढ़ेगा, लेकिन जो गैस इन लिक्विड होगी वो डिक्रीज करेगी, यानी सोलबिलिटी ऑफ अ गैस वो डिक्रीज कर जाएगी। अब एक आप लोगों ने ना बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक्वाटिक जो होते हैं एनिमल जो होते हैं वो अच्छे तरीके से रह सकते हैं कोल्ड या स्नो, अगर उसके ऊपर बर्फ की एक लेयर बन जाए पानी के ऊपर तो उसमें भी वो एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं कंफर्टेबल होते हैं इन कोल्ड वाटर। तो ऐसा क्यों होता है? अब उसकी
हम लॉजिकली रीजन को जानने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है कि कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर जो होता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, डिक्रीज होता है, तो इसका जो के एच होता है वो भी डिक्रीज होता है, मतलब ये भी कम है वो भी कम है। तो दूसरे लफ्जों में गैस इन लिक्विड यानी जो मोल फ्रैक्शन होगी गैस इन लिक्विड वो ज्यादा होगी, या मैं सिंपल अल्फाज में बात करूं, सादा अल्फाज में, तो सोलबिलिटी जो होगी गैस की वो ज्यादा हो जाएगी। तो लो टेम्परेचर पर जो ये बर्फ की लेयर है और अंदर गर्म पानी है, ये वैसे लिक्विड में भी मैं आपको बता दूंगा लेकिन यहाँ समझ ले तो बेटर है। जो गैस होगी, ऑक्सीजन जो होती है मछलियों को या दूसरे एनिमल्स को चाहिए होती है, वो इजीली इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी जाकर। बर्फ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हेक्सागोनल शेप होती है उसकी, तो उसमें लार्ज वॉइड्स होती हैं, स्पेस होती है, तो उनमें ऑक्सीजन जो होता है वो इजीली पास आउट हो सकता है, तो वो जाकर अंदर सोलबल ज्यादा होता है। तो लो टेम्परेचर पर इसलिए सर्वाइवल जो होता है वो फिशेस का या दूसरी स्पीशीज का वो पॉसिबल हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब दूसरी एक और एग्जांपल है कि सोडा बोतल जो होती है फिजीज व्हेन ओपन, जब सोडा बोतल को ओपन किया जाता है तो फिजीज अप हो जाती हैं। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर जो गैस होती है वो एक तो हाई प्रेशर पर फिल की होती है, पैक्ड होती है। जब आप इसको शेक करते हैं तो बोतल ओपन होती है, तो प्रेशर जो होता है वो फॉल हो जाता है, तो सोलबिलिटी जो होती है गैस की, प्रेशर फॉल होने से सोलबिलिटी भी आपको पता है डिक्रीज हो जाएगी, तो CO2 जो होगी ये एस्केप हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें एनोक्सिया, ये एक मेंटल कंफ्यूजन होती है। एनोक्सिया एनोक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड पर जो प्रेशर होता है ये फॉल कर जाता है, प्रेशर जो होता है बुलंदी के ऊपर ये फॉल कर जाता है प्रेशर, ठीक है। और सोलबिलिटी जो होती है गैस की वो भी डिक्रीज कर जाती है, सोलबिलिटी होती है वो भी डिक्रीज कर जाती है। तो अब जो ऑक्सीजन होती है ये ब्लड में जो डिफ्यूज होगी वो लेस होगी, लेस डिफ्यूज होगी तो मतलब ऑक्सीजन जो है हमें वो ज्यादा एक्सेस में चाहिए थी। पहले ये अच्छे से डिफ्यूज हो रही थी लेकिन प्रेशर फॉल करने से ये डिफ्यूजन इसकी कम हो जाती, क्योंकि आपको पता चल गया कि अब प्रेशर कम होगा तो गैस की जो सोलबिलिटी होगी वो भी कम होगी। तो इसलिए एनोक्सिया एक मेंटल कंफ्यूजन होती है, ये हमें चाहिए होती है। इसी तरह डीप सी डाइवर्स जो होते हैं, गोताखोर, डीप सी डाइवर्स ये जो गोताखोर होते हैं ये जब अंडर अर्थ जाते हैं, ये अर्थ की सरफेस है ऊपर और अर्थ की लेयर्स पे ये नीचे जाते हैं, यानी पानी में चले गए, डेप्थ में चले गए। तो डेप्थ में जैसे ही जाते हैं आपको पता है डेप्थ में जाने से प्रेशर बढ़ता है, तो ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है। तो जो उसमें नाइट्रोजन होती है, डेफिनेटली ऑक्सीजन तो हमें चाहिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट में, लेकिन साथ नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो होती है ये ब्लड में बहुत ज्यादा डिफ्यूज कर जाती है। ब्लड में डिफ्यूज करने से क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है ना, तो आपको वहां पे चक्कर आ सकते हैं और बेहोशी तारी हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब क्या करते हैं हम कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम इसमें हीलियम डाल देते हैं। हीलियम एक नर्ट गैस होती है, रिएक्टिव नहीं होती है, तो 80% हम हीलियम ले लेते हैं। तो हीलियम क्या करती है, इसकी जो मोल फ्रैक्शन होती है वो कम हो जाएगी, तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाती है नाइट्रोजन की और ये ब्लड में लेस डिफ्यूज करती है। तो ये इसमें आपके पास इसकी एप्लीकेशंस थी हेनरीज लॉ की। अब इसकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं, लिमिटेशंस, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज गैसेस विच आर आइडियल इन नेचर, ये आइडियल गैसेस के लिए होता है, नॉन आइडियल के लिए नहीं। आइडियल क्या आती है मैं आपको बता दूंगा गैसेस के चैप्टर में।
और ये तभी वैलिड होता है जब टेम्परेचर एंड प्रेशर आर आइडियल, आइडियल होने चाहिए। इसके अलावा ये उस वक्त वैलिड होता है जब गैस जो होती है उसकी सोलबिलिटी लेस हो, सोलबिलिटी उसकी लेस हो, तभी ये वैलिड होगा। अगर वो जाकर फोर्स रखे तो वो आइडियल ही नहीं होती ना। ये तभी वैलिड होगा जब गैस जो होती है ये डू नॉट रिएक्ट केमिकली, डू नॉट रिएक्ट केमिकली, जब गैस जो होती है वो केमिकली किसी के साथ रिएक्शन ना करे। और ये तभी ओबे करता है जब गैस डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो, यानी दूसरे लफ्जों में वो जाकर अंदर जाके वही के रिएक्शन ना कर दे या अपने आप को वो ब्रेक डाउन ना करवा दे। एसोसिएट, डिसोसिएट ना करे और ना ही वो एसोसिएट करे, तो ये तभी वैलिड होता है ये लॉ। ठीक है जी। तो ये हेनरी लॉ था। इसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी है, और ये वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट ये हम उधर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का कोई भी सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं इस चैप्टर के मुताबिक जी। कोई भी सवाल हो अगर माइक ऑन करें और आप पूछ लें।